नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने श्रृंखला शुरू की थी और मेंस के उत्तर लेखन की कि आपकी कॉपी कैसे रहेगी और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो उसमें 3 पेपर मैं कंप्लीट करा चुका था। आज पेपर 4 के पार्ट 1 की बात करेंगे हम लोग। पेपर 4 का पार्ट 1 जो आप जानते हैं साइंस का पोर्शन है, और इस साइंस के पोर्शन को लेकर लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि आखिरकार ये कंप्लीट कैसे होगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो 10th लेवल तक का ही आता है और 10वीं सभी आप पढ़े ही हैं, और वो कुछ भी कठिन नहीं है। शुरू में लगेगा, लेकिन जब आप इस पर मेहनत करेंगे तो ये आसान होता जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये पेपर मैंने लिखा था 26 फरवरी 2021 को। मेरा जो मेंस था वो मार्च 2021 में था, और ये पेपर मैंने 26 फरवरी 2021 को लिखा था। ये कॉपी चेक्ड कॉपी नहीं है, तो इसमें मुझे कितने मार्क्स मिले वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन वो चेक की हुई कॉपी रखी हुई है अंबिकापुर में। तो मैं जब भी जाऊँगा उसको स्कैन करके वापस आपको डाल दूँगा, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि टेलीग्राम से आपको बाकी जो सारे अपडेट्स हैं वो लगातार मिलते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। टेलीग्राम में तकरीबन 3400 से ज़्यादा लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, और आप भी जुड़ के अपडेट्स लगातार लेते रहिए। तो फिलहाल इस कॉपी से आपको ये पता चल पाएगा कि साइंस की जो कॉपी होती है वो कैसे होती है और आपको आंसर्स अपने कैसे लिखने हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि आपके पास अगर आंसर सटीक है तो आप उसको पॉइंट वाइज ही लिखिए। जैसे कि ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। अब मैंने इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे एक लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। सीधे आप पॉइंट पे आ जाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट अपना आंसर लिखेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपके लिए जगह भी मिलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, साबुन अपमार्जक में अंतर को समझाइए। यहाँ पे मैंने क्या किया, बीच में से एक लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने साबुन लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपमार्जक लिख दिया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि ये 4 लाइन है, तो यहाँ पे आप साबुन के बारे में 2 लाइन में लिख दें और यहाँ पे आप अपमार्जक के बारे में सामने लिख दें। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए किया क्योंकि अंतर को समझाने के लिए बात किया था, तो मैंने सामने सामने ही लिख दिया है, ताकि साबुन और अपमार्जक में यहाँ पे अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। साबुन और अपमार्जक में अंतर आप पढ़े ही हैं, तो इस तरह से मैंने अपने इस आंसर को डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में, साइंस में एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि साइंस जो है उसके लिए डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा जहाँ पे भी आपसे डायग्राम बने। अब यहाँ पे देखिए पूछा है अयस्क सांद्रण के फेन उत्प्लावन विधि के बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैंने फेन उत्प्लावन विधि का एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया है। इससे नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि साइंस पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है मान के चलिए, और प्रैक्टिकल तभी होगा जब आप बताएंगे कि आखिरकार वो होता कैसा है। तो यहाँ पे मैंने फेन उत्प्लावन विधि के बारे में बता दिया और यहाँ डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकस तथा वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र को मैंने परिभाषित तो कर ही दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने फोकस और ये वक्रता केंद्र के छोटे छोटे 2 डायग्राम्स भी बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के बारे में ये जो एक डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम सबको याद है, लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर आप ये ओम के नियम के परिभाषा में 2 में से मैक्सिमम आपको 1 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं 2 में से 2 नंबर आपको मिलने ही हैं, ठीक है। क्योंकि आप परिभाषा तो लिख रहे हैं, लेकिन परिभाषा को आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही जो है आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। अब प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो इक्वेशन है वो आपको लिखना ही होगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा सभी को याद है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन नहीं याद है तो आप यहाँ पे 1 नंबर में ही अटक जाएंगे, और अगर आपने परिभाषा लिख दिया तो आप 1.5 से 2 नंबर आसानी से ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परागण को परिभाषित कीजिए और उसके प्रकार को भी बताइए। अब यहाँ पे परागण को परिभाषित करने के बारे में बताया है और उसके प्रकार के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो परागण की परिभाषा और उसके प्रकार, स्वपरागण और परपरागण 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने पुष्प का एक चित्र भी बना दिया है। इसे मैंने वर्तिकाग्र, पुंकेसर, वाह्य दल और पुष्पासन भी बनाया है, ठीक है। चूँकि मेरा मीडियम हिंदी में था इसलिए मैं हिंदी में ही लिखता था। यहाँ पे मैंने ये डिनोट भी कर दिया है कि परागण के लिए जो आवश्यक अंग हैं एक पुष्प में वो क्या क्या हैं। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने अलग से डिनोट कर दी है।
और ये जो क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में लिखा था, एग्जाम में सिर्फ इस पुष्प का चित्र बनाने के लिए ही 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें सिर्फ इस पुष्प को बनाना है। तो चूंकि मेरी प्रैक्टिस पहले से ही थी, जैसा कि देख रहे हैं मैंने पुष्प बनाया है, तो मैंने एग्जाम में बहुत आसानी से उस डायग्राम को बनाया था और मुझे नंबर भी उम्मीद है पूरे मिले होंगे, क्योंकि नियर अबाउट 116 के आसपास मुझे पेपर 4 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि से साबित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। अब आप चाहें तो सीधे सीधे पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं, उसमें भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। लेकिन मेरे पास समय था, मैंने अपने लिखने की प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मस्तिष्क बनाया और मस्तिष्क में ये डिनोट किया कि पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ से जाती है। बाकी सारे लोगों ने भी लिखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया ताकि ये मुझे पता रहे कि पीयूष ग्रंथि कहाँ है। इससे एग्जामिनर के मन में भी एक अलग इम्पैक्ट मेरे आंसर को लेकर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और आधुनिक आवर्त सारणी में उसके बदलाव के बारे में लिखिए। आयनन के बारे में बताया और यहाँ एक छोटा सा एक क्वेश्चन डाल दिया। मुझे पूरा आंसर नहीं पता था, इसलिए ये गैप आप देख रहे हैं छूटा हुआ है, फिर भी मैंने इसका आंसर लिखने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि पीएन संधि डायोड पर एक टिप्पणी लिखिए। पीएन संधि डायोड पर एक टिप्पणी लिखिए। मेरे ख्याल से ये इमेज शायद मैंने गलत बनाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो इमेज उस वक्त याद था पीएन डायोड का वो मैंने बना दिया था, बट ये इमेज शायद सही नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि पीएन डायोड के बारे में इसने पूछा है, तो आपको एक डायग्राम बनाना ही है। इस डायग्राम के बनाने से आपका आंसर जो है वो इन्हांस होगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पीएन डायोड के बारे में बताया, उसकी संरचना क्या होती है ये बताया, उसके बाद उसकी कार्यविधि क्या होती है ये बताया, और साथ ही में एक डायग्राम यहाँ पे बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए और उसके गुण एवं अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो टेफ्लॉन के बारे में मैंने बताया, उसके बाद टेफ्लॉन का यहाँ पे मैंने इक्वेशन डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे गुण बताया और उसका यहाँ पे अनुप्रयोग बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है उसको सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। और अगर वो केमिस्ट्री का है तो आपको इक्वेशन जरूर डालना है, अगर वो फिजिक्स का है तो आपको डायग्राम बनाना है, और अगर वो आपका बायोलॉजी से है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि बिना डायग्राम के साइंस अधूरा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। पौधों में पाए जाने वाले द्विनिषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक भ्रूणकोश बनाया और भ्रूणकोश में ये दिखाया कि द्विनिषेचन कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद जो द्विनिषेचन उसकी प्रक्रिया और परिभाषा मैंने लिखी, यहाँ पे परिभाषा और यहाँ पे प्रक्रिया में मैंने 3 पॉइंट्स में डाला और यहाँ पे एक डायग्राम भी बना दिया। तो यही जो डायग्राम्स है साइंस में, यही आपको मार्क्स दिलाएंगे, इसलिए डायग्राम्स में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय के किस भाग को पेस मेकर कहते हैं और क्यों? तो जब तक आपको हृदय का डायग्राम बनाने नहीं आएगा, आपको नहीं पता होगा कि कैसे किस तरह से इसके वॉल्व्स निकलते हैं, ठीक है, जो धमनी होती है या सिरा होता है वह कहाँ होता है, जो अलिंद या निलय होता है वो कहाँ होता है, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और सिर्फ बताने से ही नहीं होगा, आपको डिनोट भी करना होगा कि पेस मेकर किसे कहते हैं, यानी कि एसए नोड और एवी नोड के बीच में क्या डिफरेंस है। ये जब आप जानेंगे तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। मेरे सारे आंसर सही नहीं है, हो सकता है कि आंसर्स कुछ गलत भी हों, लेकिन ये था कि मैं डायग्राम पे बहुत प्रैक्टिस करता था, इसलिए ज़्यादातर डायग्राम्स में उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनाता ही था, ताकि अगर मैं डिफिनीशन या उसको ब्रीफ करने में अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो डायग्राम्स की वजह से मुझे कुछ मार्क्स ज़रूर मिले। और ये जो क्वेश्चन है इस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी और ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी था। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आपने सब कुछ सही लिखा है। तो ये एक तरह से मैथ्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि इस मैथ्स का क्वेश्चन है, इसी पेपर में आपका मैथ्स भी होता है। तो आप फिजिक्स के इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है। सिर्फ ये जो इक्वेशन है, ये जो आंकड़े हैं, इनको इस एक फॉर्मूले में रख देना है और उसके बाद बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिएगा, बार बार करिएगा। 10वीं की किताब उठाइएगा आप छत्तीसगढ़ बोर्ड की, उसमें आप देखिएगा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल्स को देखिए और उसको सॉल्व करिए। इससे जो है आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं धातुओं और अधातुओं के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों को लिखिए। अब यहाँ पे कुछ भी डायग्राम बनाने जैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए
सबसे सीधे फ्लैट मैंने आंसर लिखना शुरू कर दिया, हेडिंग डाला धातुओं के भौतिक गुण। मैंने 1, 2, 3 और 4 भौतिक गुण डाले, 5। उसके बाद देखिए धातुओं के रासायनिक गुण, चूँकि देखिए यहाँ पे भौतिक और रासायनिक पूछा है, फिर मैंने रासायनिक गुण 4 डाले, धातु कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे मैंने अधातुओं के भौतिक गुण देखे, यहाँ पे भी मैंने 4-5 पॉइंट्स डाले, और उसके बाद फिर अधातुओं के रासायनिक गुण। तो जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि धातु और अधातु के बारे में पूछा है और दोनों के भौतिक और रासायनिक के बारे में पूछा है, यानी कि टोटल 4 पॉइंट्स में आपको डालने हैं, 4 हेडिंग में डालने हैं। तो ये पहली हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग, ये तीसरी हेडिंग और ये चौथी हेडिंग। तो अब आपको जो आपका आंसर शीट है, जो स्पेस है, उसको भी आपको इक्वली बराबर उसी में डालना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि धातुओं के भौतिक गुण आपने इतने में लिख दिया, उसके बाद सिर्फ एक लाइन में आपने रासायनिक लिखा, फिर अधातुओं के भौतिक गुण इतने में लिखा और एक लाइन में आपने रासायनिक लिखा। इससे आपके क्वेश्चन का जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपके मार्क्स भी बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कोशिश करिएगा कि हमेशा बैलेंस करके लिखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस करके लिखा हुआ है, 3-3 लाइन हर एक को दिया है, और इस तरह से एक परफेक्ट और बराबर का वेटेज सभी को मिला है, चाहे वो धातु का भौतिक रासायनिक गुण हो, चाहे अधातु का भौतिक और रासायनिक गुण हो। आगे देखते हैं, पाचन क्या है, पाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पाचन क्या है, सबसे पहले आपको पाचन की परिभाषा देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषा दी है। ठीक है, पाचन की परिभाषा देने के बाद क्वेश्चन ये है कि पाचन के प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसका डायग्राम याद होगा, और डायग्राम याद होगा तो आप आसानी से सब कुछ लिख सकेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पाचन तंत्र का डायग्राम बनाया है, और जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं सबको यहाँ पे लेबलिंग भी की है। लार ग्रंथियों से शुरू होकर मलद्वार तक, यानी कि मुंह से हमारा स्टार्ट होता है और मलद्वार से जब भोजन पदार्थ जो है अपशिष्ट निकल जाते हैं बाहर, वहाँ तक पाचन प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें आपका मुखगुहा, मुखगुहा, ग्रासनली, यकृत, आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांश, बृहद्रांत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें काम आती है। और इसके बाद मैंने पाचन प्रक्रिया के प्रमुख चरण यहाँ पे बनाए थे, और एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने यहाँ पे शो किया था। हालांकि मुझे इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहिए था, एक्सप्रेस करना चाहिए था, क्योंकि डायग्राम मैंने बना ही दिया, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करूँ। यहाँ पे देखिए आमाशय में मैंने पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, जठरस का यहाँ पे किया है उद्बोधन। और इसके अलावा जब अग्नाशय की बात आई तो मैंने यहाँ पे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, सारे हार्मोन्स का यहाँ पे जिक्र किया है, और लास्ट में यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया है। तो इस तरह से आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों ही आने चाहिए साइंस के पोर्शन में, इससे आपका आंसर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे देखिए मानव हृदय के द्वैध परिसंचरण तंत्र को लिखिए, और दूसरा है किरण आरेख के माध्यम से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना को समझाइए। तो इसके पहले ठीक क्वेश्चन में आपने देखा था कि मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया था, तो दैट मीन्स कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। लेकिन उसके बाद ही मैंने इस दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि इस आंसर को लिखने के बाद मुझे कितने नंबर मिलेंगे, या इसका आंसर मैं लिख पाता हूँ कि नहीं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ में इस तरह के 2 ऑप्शन हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत पहले से बहुत अच्छे से आता है, तो आप टेस्ट सीरीज़ में कोशिश कीजिए कि आप दूसरे को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। पहला तो आपका तैयार है ही, आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन नए हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ हो कि आपके पास नया क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कितना बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मालूम ही है कि वो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और उसका आंसर आपको देना रहता है। तो यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब संरचना है उसका आंसर दिया था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाली, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब संरचना। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के 6 जो हैं वो प्रतिबिंबों को संरचना बनती है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवा, वस्तु फोकस पर हो। और छठवां, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो इन 6 का आप देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया हुआ है। सबसे खास बात ये, साइंस का क्वेश्चन है तो बिना डायग्राम के नहीं चलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर लंबा था और 6 अलग अलग चीज़ें देनी थी, तो अगर मैं लाइन बाय लाइन जाता तो जगह मेरे लिए कम पड़ जाती। इसलिए मैंने ऊपर इंट्रो देने के बाद, प्रतिबिंब के नियम बताने के बाद सीधे यहाँ पे एक लाइन खींच दी और 2 पार्ट में मैंने यहाँ पे बांट दिया इसको। तो मैंने 3 डायग्राम यहाँ बना दिए और 3 डायग्राम यहाँ बना दिए। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन हो गया।
क्योंकि स्पेस लिमिटेड रहता है, इसलिए हमको इस स्पेस में ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके से पेश करना है। जितना अच्छे तरीके से, जितना साफ सुथरे तरीके से आप अपने आंसर को पेश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये था पेपर 4 का पार्ट 1 साइंस का पोर्शन, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। साइंस पोर्शन के लिए आपको डायग्राम का जम के इस्तेमाल करना है, केमिस्ट्री के लिए इक्वेशन बहुत अच्छे से याद करना है, फिजिक्स के लिए फॉर्मूले याद करने हैं, तब कहीं जाकर आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। और इस पोर्शन से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ईजीली आती जाएंगी। ठीक है, साइंस में वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं है, इसलिए आप इसके डर को अपने मन से निकाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ पेपर 4 का पार्ट 1 साइंस का पोर्शन आंसर कैसे लिखें, किस तरह से डायग्राम बनाएं, क्या कुछ इनपुट डालें, ये आपको समझ में आया होगा और आप घर पर प्रैक्टिस करके अपने आंसर को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सीधे आप टेलीग्राम में जाके इस ADJ एस्पिरेंट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 3400 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं लगातार अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, पेपर 4 का पार्ट 2 जो मैथमेटिकल का पार्ट है उसमें भी लेके आऊँगा। वो कॉपी शायद मेरे पास जची हुई है, तो वो कॉपी मैं आपको शो करूँगा। फिलहाल साइंस का ये जो पेपर है, ये कॉपी है, इसको देखकर आप अपने साइंस के पोर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। फिर मिलूँगा जल्दी ही। जय हिंद।